क्वेश्चन नंबर 9, इफ पास्कल पीए यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। इफ पास्कल पीए द यूनिट ऑफ प्रेशर, वोल्ट वी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल and meter L the unit of length is taken fundamental units, the dimensional formula of permittivity of free space epsilon naught। तो देखिए हमें कहा गया है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये डिपेंड करती है एक तरह से पास्कल पीए पर। तो पास्कल पीए पर पावर ए किस तरह से डिपेंड करती है वो ही हमें फाइंड करना है। और पोटेंशियल पावर बी एंड लेंथ पावर सी, ए बी और सी के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। एप्सिलॉन नॉट हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो होता है फोर्स के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम कह सकते हैं Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, इसको हम कह सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया पावर ए। इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, और वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं अपॉन क्यू। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू पावर बी एंड एल पावर सी तो है ही। तो यहां से हम कह सकते हैं देखिए क्यू स्क्वायर, फोर्स की यूनिट को लिखेंगे तो m1 फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। तो इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो m-1 L, एक L स्क्वायर नीचे भी है तो L पावर -1 T पावर -2 अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर ऊपर आएगा तो L पावर -2, तो इसको -3 लिख देते हैं, दिस विल बी -3 प्रोपोर्शनल टू F अपॉन A m1 L1 T-2 अपॉन L स्क्वायर मतलब L पावर -1 और इट्स होल पावर A। हियर F into L m1 L2 m1 L2 T-2 अपॉन Q पावर -1 होल पावर B एंड L पावर C। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं m पावर फर्स्ट में A सेकंड में B, तो A प्लस B, L पावर -A प्लस 2B एंड C प्लस C, T पावर -2A -2B एंड Q पावर -B। और Q पावर -B से ये हो गया बड़ा आसान, क्योंकि हम यहां से कह सकते हैं कंपेयर करके Q पावर 2 है तो हम बाई कंपेरिजन कह सकते हैं B इज इक्वल टू -2, A प्लस बी इज इक्वल टू -1, A प्लस बी मास की यूनिट के बराबर होगा, इट विल बी -1। ऐसे पुट कर देते हैं B बराबर -2 तो A -2 बराबर -1, तो A इज इक्वल टू +1 माइनस A प्लस 2B प्लस C, -A प्लस 2B प्लस C लेंथ की यूनिट है वो -3 है। तो यहां से हम कह सकते हैं -A इज -1 प्लस 2 B की वैल्यू -2 प्लस C इज इक्वल टू -3, सो इट विल बी 5 -3, C इज इक्वल टू 2, C का वैल्यू 2 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू +1, B इज इक्वल टू -2 एंड C इज इक्वल टू +2। और इस तरह का जो आंसर है हमें बी ऑप्शन में दिखाई देता है, पास्कल पावर A, potential power -2 and length power 2, and answer is B. Question number 10, a cycle wheel of mass m and radius r is fitted with a siren at a point on its circumference, is mounted with a plane vertical on the horizontal axle। देखिए इस तरह का एक व्हील है
ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेल है। एन ऑब्जर्वर स्टैंड इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द व्हील 100 मीटर अवे। अच्छा, ये यहाँ से 3 फीट का डिस्टेंस भी है। ऑब्जर्वर है तो थोड़ा ऊपर होगा, मतलब हाइट होगी, तो वो यहाँ सुन रहा है ईयर, और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, 100 मीटर डिस्टेंस पर है। द सायरन emits a sound of frequency 1000 Hz and the wheel rotates clockwise with uniform angular speed omega. Initially at t बराबर 0, siren is the nearest position from the observer. The nearest position from the observer is this. तो शुरू में जो सायरन है वो यहाँ पर है एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ है। द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड। देखिए, हाईएस्ट पिच ऑफ साउंड जो ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा वो यहाँ से घूमने के बाद सोर्स ऑफ साउंड जो है वो जब ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। तो देखो, हम इस डिस्टेंस, ये काफ़ी कम डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो हम इस एंगल को कर देते हैं इग्नोर, और ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स जब इस तरफ मूव कर रहा होगा कुछ ओमेगा आर स्पीड से, तो हम कह सकते हैं whenever source is coming towards observer, frequency observed by the observer is v upon v minus vs into f। तो जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ देखेगा या ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, उस समय ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अब इनिशियली यहां पर है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली यहां पर है। तो यहां से t बराबर 0 से यहां तक घूमने का टाइम हमें लिखना है, और इट इज अप्रोक्स एंगल 3 पाई बाई 2 एंड दिस विल बी ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है पाई रेडियन पर सेकेंड, तो दिस विल बी टाइम t1। ओमेगा का वैल्यू पाई पुट कर देते हैं, 3 बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाई t1, सो t1 विल बी 3 बाई 2 1.5 सेकेंड। देखिए, 1.5 सेकेंड के बाद जो साउंड इमिट होगी उस साउंड को ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम पिच के लिए। अब एक बात और है, जो साउंड यहां से इमिट होगी t1 बराबर 1.5 सेकेंड पर, उस साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा t2, और इस t2 को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हमें गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है 330, इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। सो जो t2 टाइम होगा दैट विल बी 100 अपॉन 330 and it is approximately is equal to 0.3 second. So what will be the total time from the beginning? यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1 प्लस साउंड का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t2. So total time t will be t1 plus t2 and it will be 1.5 plus 0.3, it will be 1.8 second. So answer 1.8 second is given in B option. Question number 11. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के प्रिज्म का क्वेश्चन है। ऑन ए राइट एंगल ट्रांसपेरेंट ट्राइंगुलर प्रिज्म ABC व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस AB पैरेलल टू हाइपोटेनियस BC। तो देखिए, हम कुछ इस तरह से इसका फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल है, इसे A लिख लेते हैं, और A से लिख लेंगे तो B और C ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। When a ray of light incident on face AB parallel to hypotenuse BC, तो this is like that। तो देखिए, ये एंगल हमें कहा है राइट एंगल 90, हाइपोटेनियस ये है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसे हम थीटा कह देते हैं। तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम 180 होता है।
तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना बेटा, तो वो आई बराबर जो होगा वो ये एंगल थीटा होगा, तो दिस आई विल बी 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट केस में जो रे इंसिडेंट हो रही है वो 90 माइनस थीटा एंगल पे हो रही है। आगे क्या है, इट इमर्जेज आउट ऑफ द प्रिज्म ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस एसी। इट इमर्जेज आउट ऑफ द प्रिज्म, तो यहां से ये रिफ्रैक्ट होगी R1, और इट इज next time it is grazing on surface AC, means this R2 will be C because this angle is given 90। तो इस तरह से ये प्रिज्म यहां से इस रे को इमर्ज करता है। तो फर्स्ट केस कुछ इस तरह से दिया है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले वाले रे के लिए 1 साइन बाहर वाला मीडियम आई n बराबर 1 और दिस विल बी म्यू, 1 साइन 90 माइनस थीटा is equal to mu sin R1, एंड इमर्जिंग रे के लिए लिख सकते हैं mu sin C is equal to 1 sin 90, मतलब sin 90 is equal to हम सब जानते हैं 1, सो sin C बराबर 1 by mu, ये तो फॉर्मूले की तरह हम जानते ही हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं sin R1 cos थीटा बराबर म्यू साइन R1। अब हम ये R1 भी जानते हैं, दिस R1 विल बी 90 माइनस C, क्योंकि R1 प्लस R2 जो होगा वो A के बराबर होता है, तो R1 प्लस R2 बराबर 90, सो R2 विल बी C, देन R1 विल बी 90 माइनस C। तो R1 को 90 माइनस C लिख सकते हैं, तो म्यू साइन 90 माइनस C is equal to cos theta, so cos theta is equal to mu cos C, this will be equation number 1। अब हम जानते हैं कि cos theta तो हमेशा 1 से कम ही होगा, तो mu cos C को हम कह सकते हैं cos theta is always less than 1, so mu cos C is less than 1, so cos C is less than 1 by mu, और cos C को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर C लिख सकते हैं, लेस देन 1 by mu, साइन C को 1 by mu पुट कर सकते हैं, so it will be अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by mu स्क्वायर लेस देन 1 by mu, और इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1, सो म्यू स्क्वायर लेस देन 2, सो फाइनली म्यू शुड बी लेस देन रूट 2। तो हमें एक ऑप्शन मिल गया है म्यू लेस देन रूट 2। पहली कंडीशन से हमें फाइंड हो गया म्यू शुड बी लेस देन रूट 2। नेक्स्ट, another ray, if instead of the ray is made incident on face AC। अब ये कह रहे हैं कि ये रे फेस AC पर इंसिडेंट होती, तो रे यदि फेस AC पर इंसिडेंट होती पैरेलल टू हाइपोटेनियस, अगेन यहां बना देता हूं मैं, इट इज पैरेलल टू हाइपोटेनियस, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, सो व्हाट विल बी द एंगल विद द नॉर्मल, दिस इज थीटा, एंड नाउ वो कह रहे हैं पैरेलल टू हाइपोटेनियस CB, इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फेस AB, मतलब ये रे जो अंदर आएगी और ये यहां से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी, मतलब दिस R2, दिस इज R1 एंड दिस R2 शुड बी ग्रेटर देन C। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन R1 एंड R2 शुड बी ग्रेटर देन C, क्योंकि सेकंड सरफेस पर इसको करना है TIR। R2 की वैल्यू हम कह सकते हैं 90 माइनस R1, A माइनस R1 ग्रेटर देन C,
so I can write 90 minus c greater than r1. तो sin 90 minus c greater than sin r1, so it can be cos c greater than sin r1. sin r1 को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई म्यू, तो cos c should be greater than sin थीटा बाई म्यू. cos c greater than sin थीटा बाई म्यू. cos c को अगेन हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c लिख सकते हैं. अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c इज 1 बाई म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन साइन थीटा बाई म्यू. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन साइन थीटा. तो ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन साइन थीटा. इक्वेशन नंबर 1 से साइन थीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे. देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, cos थीटा इज इक्वल टू म्यू cos c. cos थीटा इज इक्वल टू म्यू cos c. इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन से मिली है हमें. इक्वेशन नंबर 2 हमें सेकंड कंडीशन से मिली है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन साइन थीटा. म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इट शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा. तो देखो इसे मैं लिख सकता हूं म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसे कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू को म्यू कॉस सी लिख सकता हूं. तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, और कॉस स्क्वायर सी को तो हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी इज अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर सी. म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2 माइनस म्यू स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर. So it will be mu square greater than 2 minus mu square minus 1. So it will be 2 mu square greater than 3. So from here mu square greater than 3 by 2. So mu should be greater than under root of 3 by 2. और फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिला था म्यू लेस देन रूट 2 पहली कंडीशन से. दूसरी कंडीशन से हमें मिला म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट 3 by 2. इसका मतलब म्यू का वैल्यू रूट 3 by 2 से बड़ा होगा और रूट 2 से छोटा होगा. देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है. म्यू का वैल्यू रूट 2 से छोटा होगा और रूट 3 by 2 से बड़ा होगा. इस तरह से हमें मिलता है बी ऑप्शन में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r बराबर 10 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस with velocity 4 meter per second, uniformly rolling, and center of mass की speed given है and it is also rolling without sleeping. The time taken by the disk to have a speed of point A which lies on the circumference, ठीक है ना, इस पॉइंट की स्पीड के बारे में कहा, इक्वल टू द प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट बी. प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट बी. ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक व्हील है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये v और ओमेगा से जा रहा है. हमको पता है प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर 0 होगी, तो v इज इक्वल टू होगा ओमेगा आर. पॉइंट b की प्रेजेंट स्पीड, पॉइंट b यहां से मिडिल पॉइंट पर है r/2 पर. तो पॉइंट b की प्रेजेंट स्पीड यदि हम देखें तो इट विल बी v प्लस ओमेगा r/2, और हम जानते हैं कि v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है. सो इट विल बी v प्लस v/2, सो इट विल बी 3v/2. तो दिस इज द प्रेजेंट स्पीड ऑफ द पॉइंट v. अब ये कुछ कहना ऐसा चाह रहे हैं कि भाई ये जो पॉइंट a है ये थोड़ी देर में थोड़ा नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी तो यदि इसकी प्रेजेंट स्पीड देखें तो v प्लस ओमेगा आर, ये प्रेजेंट स्पीड तो इसकी 2v है, तो ये प्रेजेंट स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं. देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में. इक्वल टू द प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट बी, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय द डिस्क टू हैव स्पीड ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए की स्पीड जब यहां इसके बराबर आता है, वो हमें
टाइम बताना है जब पॉइंट ए की स्पीड 3v/2 होती है। इनिशियली हम देख रहे हैं पॉइंट ए की स्पीड 2v है, तो थोड़ी देर बाद होगा। देखो कब होगा, लेट थोड़ी देर बाद पॉइंट ए कहीं यहां पर आ चुका होगा और उस समय इसका सेंटर ऑफ मास अगेन v से जा रहा है, ये ओमेगा से इस तरफ जा रहा है। मान लीजिए थीटा रोटेट कर गया है, तो इसकी वेलोसिटी भी थीटा एंगल से रोटेट हो गई होगी। तो ये जो ओमेगा आर वाली वेलोसिटी है, ये ओमेगा आर और v बराबर के बराबर ही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगी किसी टाइम t पर, वो नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2vv cos theta. So it will be under root of 2v square 1 plus cos theta. 1 plus cos theta will be 2 cos square theta by 2. So we can solve it 2v by 2v v net. जो v net होगा वो 2v cos theta by 2. तो कुछ समय बाद जब इसकी स्पीड 2v cos theta by 2 होगी और वो इनिशियली प्रेजेंट स्पीड ऑफ b के बराबर होगी, तो देख लेते हैं कितना एंगल ट्रेवल करेगा। 2v cos theta by 2 कुछ समय बाद पॉइंट ए की स्पीड, इट शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट बी, एंड प्रेजेंट स्पीड ऑफ पॉइंट बी हमें गिवन है 3v/2। तो यहां से हम ये कह पा रहे हैं कि v कैंसिल हो जाएगा, cos theta by 2 इज इक्वल टू 3/4, cos theta by 2 is equal to 3/4. So theta by 2 is equal to cos इनवर्स 3/4। ये लगभग 41.5 डिग्री के पास आएगा थीटा बाई 2। सो थीटा विल बी 83 डिग्री, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 83 पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। अब हम ये कहेंगे कि इतना इसे घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो हम इसे कह सकते हैं ओमेगा टी के बराबर। सो व्हाट विल बी द टाइम? सो टाइम विल बी थीटा बाई ओमेगा। तो जो टाइम होगा वो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू, टाइम को मैं यहां लिख देता हूं, t इज इक्वल टू 83 पाई बाई 180 अपॉन ओमेगा। और ओमेगा के बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा, v गिवन है 4, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बाई आर, दिस विल बी 4 एंड रेडियस ऑल्सो गिवन है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। रेडियस हमें गिवन है 0.1, तो इट विल बी 40। सो आई कैन राइट इट 83 पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 40, दिस विल बी टाइम। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 0.0036 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, एज शोन इन फिगर the particle of mass m is equal to 10 raised to power minus 10 kilogram moving with velocity v naught is equal to 10 raised to power 5 meter per second approaches a stationary fixed target with impact parameter b before from a large distance, बहुत large distance से impact parameter b given है। if the fixed rigid target has a core with repulsive central force k upon r cube where k is greater than 0 and the particle scatters elastically, the closest distance of approach, मतलब हमें ये closest distance of approach ये कैलकुलेट करनी है, closest distance of approach ये कैलकुलेट करनी है r, और closest distance वहाँ होगी जहाँ ये अपनी वेलोसिटी के साथ r का एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखिए, एक तो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स नेट जीरो हैं, तो और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स भी होता है, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं, एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर। आर नॉट की वैल्यू ये बी गिवन है इनिशियली, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जब है तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर बी गिवन है, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो वी नॉट इंटू बी को हम वी इंटू आर कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें ये फोर्स गिवन है, सेंट्रल फोर्स, दिस विल बी k अपॉन आर क्यूब वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं du बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर
एफ की वैल्यू हम कह सकते हैं -k/r³ × dr, और अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बी -k r⁻²/-2 + c, तो u विल बी k/2r² + c। तो जब r इन्फिनिटी होगा u 0 होगा, सो आई कैन राइट, तो u इन्फिनिटी को हम 0 कह देते हैं, सो u विल बी रिटन एज k/2r²। तो इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, इट कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी u इन्फिनिटी 0। सो आई कैन राइट एनर्जी कंजर्वेशन k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल को हम लिख सकते हैं ½mv0², u इनिशियल 0, इट विल बी ½mv², और v को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ v0b/r का होल स्क्वायर, एंड u फाइनल इज इक्वल टू k/2r²। क्वेश्चन में k का वैल्यू भी गिवन है v², तो k की जगह हम v² लिख देते हैं। तो देखिए ½mv0² इज इक्वल टू ½ mv0² b²/r² प्लस b²/2r²। अब कुछ वैल्यूज गिवन है, उन्हें यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ये r का वैल्यू, b का वैल्यू k इज इक्वल टू b² गिवन है ही, तो ½ mv0² इज इक्वल टू ½ mv0² b/r², तो b/2r² तो कॉमन आ रहा है, ½ mv0² b²/r², ये सब कॉमन आ रहा है, तो दिस विल बी 1 + 1/2, सॉरी ½ mv0² इज इक्वल टू ½ mv0² प्लस ½ इंटू b²/r², ये लिखेंगे, b²/r² कॉमन आएगा। सो यहाँ से हम अब सॉल्व करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। r² इज इक्वल टू ½ mv0² प्लस ½ अपॉन ½ mv0² इंटू b²। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें b ऑप्शन में गिवन है आंसर r इज इक्वल टू b/√2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if the specific activity of C14 nuclide in a certain ancient wooden toy is known to be 3/5 of the recently fallen tree of the same class, the age of the ancient wooden toy will be। तो हमें एक्टिविटी गिवन है, इनिशियल एक्टिविटी का 3/5 टाइम्स, जो टॉय है एंशिएंट टॉय, उसकी जो एक्टिविटी है वो 3/5 टाइम्स ऑफ फ्रेश सैंपल के बराबर है। तो मान लो फ्रेश सैंपल की जो एक्टिविटी है वो A0 है, तो एंशिएंट सैंपल जो टॉय है उसकी एक्टिविटी 3/5 टाइम्स है। तो हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A0 e⁻⁻λt। A का वैल्यू 3/5 A0 इज इक्वल टू A0 e⁻⁻λt, सो 3/5 is equal to e⁻⁻λt, so ln 3/5 is equal to lambda t minus, so ln 5/3 is equal to lambda t, so t is equal to 1/λ ln 5/3। ln 2 को लिख सकते हैं ln 2/t½ तो t½ अपॉन ln 2 मतलब 0.693, ln 2 को 0.693 बोल दिया, ln 5/3, और इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 4105 ईयर्स, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है स्टेटमेंट टाइप असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू the center of a uniformly charged non-conducting solid sphere of radius r is 0। अब हम सब जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे तो पोटेंशियल जो होता है वो 3/2 kq/r होता है। इन्फिनिटी से यहाँ तक किसी भी चार्ज को लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो 3/2 kq/r टाइम्स ऑफ चार्ज होगा, मतलब 3/2 kq/r होगा, जो कि 0 नहीं होगा। इसका मतलब हमें बड़ी आसानी से पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। अब जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स का एक ही ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू and also if the statement 2 is a correct explanation, statement 1 and statement 2 is true, statement 1 is true but the statement 2 is false। तो ऐसा तो नहीं है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट सेकंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज kq/2r। देख लेते हैं, सेंटर का पोटेंशियल kq/3/2 kq/r होता है, सरफेस का पोटेंशियल kq/r होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कहेंगे 3/2 kq/r माइनस kq/r, तो ये हमें मिलेगा kq/2r। हमें एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट 1 the correct current flowing through PN junction is more in forward bias than in reverse bias। हाँ बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो PN जंक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड बायसिंग करने पर डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट कम होती है। ये इसके स्टेटमेंट 2 में गिवन भी है। डिफ्यूजन करंट डोमिनेट्स इन फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही है, इज मोर देन द ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट इन रिवर्स बायस, सब कुछ सही सही लिखा हुआ है। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करती है, चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन ज्यादा होता है, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 0 हो जाती है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में हमें लिखा है डिफ्यूजन करंट डोमिनेंट इन फॉरवर्ड बायस, करेक्ट। ड्रिफ्ट करंट डोमिनेंट इन रिवर्स बायस, ये भी करेक्ट। एंड इज मोर देन, मतलब डिफ्यूजन करंट जो फॉरवर्ड बायस में डोमिनेट करती है वो ज्यादा भी होती है ड्रिफ्ट करंट जो डोमिनेट करती है इन रिवर्स बायस। सो इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, दैट्स व्हाई आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, consider the process of the melting of a spherical ball of ice originally at 0 degree Celsius, assuming that the heat is being absorbed uniformly through the surface and the rate of absorption is proportional to instantaneous surface area. This is important. Which of the following is true for the radius r of the ice ball at the instant of time? Assume that radius of the ball is t is equal to 0, r is equal to r naught, and that the shape of the ball always remains spherical during melting. Assume that L and rho are the latent heat and ice। तो पहले क्वेश्चन में कहा रेडियस डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, सेकेंड में रेडियस डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली with time, radius is of the ice ball decreases linearly with time with slope this। तो हमें तो derive करना होगा रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे एक आई की एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस इनिशियली r नॉट है, आइस ड्रॉप, आइस, तो ये मेल्ट करती है, इसकी किसी समय पे रेडियस स्मॉल r है और हमें पता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो dr है, नो 4πr² है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट is proportional to surface area, so I can write it dq by dt
is equal to k into 4 pi r square. Instantaneous surface area A is equal to 4 pi r square. So it's quite simple. dq by dt is equal to k into 4 pi r square. अब एक और बात, जो पार्ट मेल्ट होगा उसका मास होगा dm is dm, that is rho density into surface area 4 pi r square into dr. This is the part of ice melt in time dt. Ice melts in dt time. So how much heat absorbed is dm by dt and mass decreased L. This will be amount of heat absorbed dq by dt. dq by dt तो हम लिख सकते हैं k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर माइनस dm by dt को हम लिखें तो dm को हम लिख सकते हैं रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr इंटू l अपॉन dt एंड माइनस. सो 4 पाई आर स्क्वायर से तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देन व्हाट इज द आंसर? k dt बाई रो l माइनस इज इक्वल टू dr. इससे बड़े आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं k अपॉन रो l इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन dr. तो टाइम 0 से t एंड रेडियस r नॉट से हम कह सकते हैं r. हमें इस r का फंक्शन कैलकुलेट करना है तो k बाई रो l इंटू टी बराबर r माइनस r नॉट और यहां से हमें r की इक्वेशन मिल जाएगी r बराबर r नॉट माइनस k बाई रो l इंटू टी एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन रिलेशन. एंड स्लोप जो है, स्लोप हमें जो मिलेगा, स्लोप ये होगा y बराबर mx प्लस c. तो स्लोप ऑफ द फंक्शन विल बी k अपॉन रो l माइनस. तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप डिक्रीजेज लीनियरली, r बराबर r नॉट माइनस k अपॉन रो l इंटू टी एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस k अपॉन रो l. देखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस k अपॉन रो l. दिस इज करेक्ट आंसर. रेडियस ऑफ आइस बॉल डिक्रीजेज विथ टाइम लीनियरली एंड स्लोप माइनस k अपॉन रो l. So option C is the correct answer. Question number 18. The work done by the 3 moles of an ideal gas in the cyclic process ABCD shown in the diagram. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए PT ग्राफ गिवन है तो इस क्वेश्चन में A से B प्रोसेस में P प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा. इसी तरह से यहाँ भी P प्रोपोर्शनल टू T है C से D में तो यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ भी WCD भी 0 होगा. यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है ही है तो वर्क डन को हम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए NR डेल्टा T लिख सकते हैं 600 माइनस 200. सो इट विल बी 400 NR. इसी तरह से DA प्रोसेस में लिख सकते हैं, ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है. WDA इज इक्वल टू NR डेल्टा T. NR विल बी डेल्टा T 100 माइनस 300. So it will be minus 200 NR. So total work done in cyclic process जो होगा वो W is equal to 400 NR minus 200 NR and that is equal to 200 NR. N की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3. R की वैल्यू को हम 20/5/3 ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है, देखो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स वैल्यू 25/3 लिख सकते हैं. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इट विल बी 5000 जूल और 5000 जूल को हम लिख सकते हैं 5 किलो जूल. सो वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस विल बी 5 किलो जूल. सो आंसर विल बी बी.